जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 9 फरवरी यानी बुधवार, और जानना हमें है कि 8 फरवरी मंगलवार और आज 9 फरवरी बुधवार करंट अफेयर्स में जानने लायक चीज़ें क्या थी। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि वो रात को जो फ्री इकोनॉमी वाली क्लास के लिए पावर पॉइंट हैंड आउट वो सब में बिजी था। लेकिन 2 दिन का मिलाओ तो भी कुछ खास बड़े समाचार नहीं थे। एथिक्स के रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स मिलते हैं फॉर यूपीएससी मेंस पेपर 4। तो सबसे पहले एथिक्स में एक मुद्दा कॉरपोरेट गवर्नेंस और दूसरा की लीडरशिप क्वालिटी। अभी कुल मिलाकर ये लंबी चौड़ी केस स्टडी में प्रश्न ये है कि इलॉन मस्क ने ऐसा प्रपोजल वो मांग रहा है कि इंडिया में चाइना से बनी टेस्ला कार जो आती है उस इंपोर्टेड कार पर 60 to 100% कस्टम्स ड्यूटी सीमा शुल्क आयात कर लगता है। तो पहले मेरी मांग है कि भारत सरकार इंपोर्टेड टेस्ला कार पर टैक्स कम करे। फिर अगर मुझे लगे कि इंडियन लोग ज़्यादा टेस्ला कार खरीद रहे हैं तो मैं सोचूंगा कि भारत में फैक्ट्री लगानी है कि नहीं। और आप अभी से अलाउ कर दो, मेरी इंपोर्टेड कार पर टैक्स कम करो, क्योंकि आप तो ग्लासगो समिट में गए थे और आपने तो उधर क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन से लड़ने की कस्में खाई थी। सो यू शुड अलाउ दिस एंड इट विल हेल्प। तो प्रश्न इधर ये है कि अगर आप एक फाइनेंस सेक्रेटरी यानी आईएएस ऑफिसर या ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी वो भी आईएएस ऑफिसर हैं और मिनिस्टर आपसे ओपिनियन मांगता है कि इसके प्रपोजल का क्या करना है, तो आप सरकार को क्या प्रपोजल देंगे। अब इसमें जो बाबू सोने होंगे वो तुरंत लपक जाएंगे कि नहीं नहीं, वो तो ग्लासगो समिट में हमने सब क्लाइमेट चेंज के लिए कहा था, तो यस इलॉन मस्क की टेस्ला कार पर हमने टैक्स कम कर देना चाहिए, भले वो चीन में बन के आई हो तो भी उस पर टैक्स कम करना चाहिए। लेकिन आप सोचने शुरू करिए फिर, क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली गाड़ियों की कोई मोनोपोली है टेस्ला की? उसके अलावा भी तो सब कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। और ऐसा भी नहीं कि वो कोई सस्ते में दे रहा है, ज़्यादातर भारतीय तो उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाए। तो टाटा मारुति ऐसी जो लोकल फैक्ट्रियों में जो बन रहा है उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड, अगर टेस्ला को 0% कस्टम्स ड्यूटी उसकी इंपोर्टेड कार पे हो तो फोर्ड, जीएम, वो सब लोग भी कहेंगे कि हमारी गाड़ियों पर भी कम टैक्स लगे। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जापान, अमेरिका, यूरोप के सब सरकारें शिकायत करेंगी। सो इट विल क्रिएट न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। और लोकल कार मेकर जैसे टाटा मोटर्स वो भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है और उससे लोकल जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो भी तो एंगल कंसिडर करना है। एंड अनऑफिशियली अगर फिर टाटा की मदद नहीं होगी तो इलेक्शन फंडिंग में पैसा किधर से मिलेगा? इसलिए ऐसा कोई टेस्ला को अलग से हम एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। उसको कहा जाए आप अगर भारत में फैक्ट्री लगाते हैं तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम में बाकी जो कंपनियों को मिल रहा है वही सब टैक्स सब्सिडी के लाभ आपको भी मिलेंगे। सो दिस इज वन फैक्टर कि आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से ओके व्हाट विल बी योर एडवाइस टू गवर्नमेंट इन दिस केस। और दूसरा एंगल अब देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस और लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से। तो आप समझिए कि कोई भी बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन, एवरी बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन इज मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। इलॉन मस्क को प्रॉफिट कमाना है, भारत सरकार को सत्ता में बने रहना है, उनको वोट्स कमाने। तो बिजनेसमैन ने ये प्रूव करना होगा कि मेरे जो सेल्फ इंटरेस्ट है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है वो आपके यानी गवर्नमेंट के सेल्फ इंटरेस्ट के साथ कैसे अलाइंड है, कि मेरे कारण आपको ज़्यादा टैक्स में पैसा मिले, मैं आपको इलेक्शन फंडिंग में पैसा दूँ, या मेरे आने से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगे जिससे आपको इलेक्शन में ज़्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया। वो ग्लासगो और क्लाइमेट चेंज की पीपोड़ी बजा रहा है, जबकि अमेरिका और यूरोप में वो बड़ा मुद्दा हो सकता है क्लाइमेट चेंज। इंडिया में ठीक है अब वो उधर जाके बोल दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दैट इज़ आवर मेन प्रायोरिटी, जितना कि गरीबी हटाना है या जॉब क्रिएट करना है। तो यानी इधर क्या है, वो उसकी भी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल में उसने वो वाले एंगल पे अटैक करके बात करनी चाहिए थी। एथिक्स में वापस एक और मामला हम देखें, कॉरपोरेट गवर्नेंस, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। जो बिजनेस लीडर है उसकी जिम्मेदारी क्या है कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट करवाए, कंपनी की ब्रांड इमेज अच्छी बनी रहे, कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ की जॉब सलामत रहे, कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में अच्छा पैसा मिले। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही है। अब मामला ऐसा है कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट, ह्यूंडई वगैरह की जो पाकिस्तान में सब्सिडियरी कंपनी होगी, उन्होंने ये कश्मीर डे और वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और उस सब में वो पाकिस्तान को मजा है ऐसी सब बातें व्हाट ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले, तो स्वाभाविक है इंडिया में विरोध होगा। तो फिर इनकी जो पेरेंट कंपनी जो कि अमेरिका और साउथ कोरिया में बैठती होगी, ये पिज़्ज़ा हट, केएफसी, ह्यूंडई, उन्होंने भारत की माफ़ी मांगी है कि हम ये सब को वी डू नॉट अप्रूव दिस एंड वी आर नॉट अलाइन विद दिस, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम ये सारी पोस्ट वगैरह डिलीट करें जो भी।
तो इधर भी वही चीज़ है कि सोशल मीडिया में फेमस होने के चक्कर में शायद बिजनेस लीडर को ये लगे कि मैं ऐसे ट्वीट डालूँ तो पाकिस्तानी लोग मुझे ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में इंडिया के कस्टमर चले गए, वो तो नुकसान है। और अगर आप सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से देखें कि पाकिस्तान में कितनी कार सेल हो जाएगी हुंडई की कि इंडिया में, राइट। तो हमेशा जो कॉरपोरेट गवर्नेंस और अच्छे बिजनेस लीडर की बात क्या होनी चाहिए कि उसने हमेशा पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी, राजनीति और विदेश नीति के जो मामले हैं उसमें देशों के बीच क्या चल रहा है खुद उसमें कुछ बोलना नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एथिक्स और कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, हाँ तो सच बोलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के हिसाब से सही हो वो बोलना चाहिए, कानून के हिसाब से सही हो वो बोलना चाहिए, नैतिकता के हिसाब से सही हो वो बोलना चाहिए। अब उसमें हुआ ये कि 2016 में हरियाणा विधानसभा में जैन दिगंबर मुनि तरुण सागर महाराज जी को बुलाया गया था और उन्होंने वहाँ पर प्रवचन दिया। अब ये जो सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी, वो इंडियन आइडल गरीब कल्याण योजना में जज है, उसको लगा कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है कि एक रिलीजियस लीडर को विधानसभा में कैसे परमिट किया जा सकता है भाषण देने के लिए, और ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है वगैरह उसको लगा। तो वो चीज़ वो शालीनता से भी बता सकता था, लेकिन उसको लगा कि मुझे ट्विटर पे ज़्यादा लाइक्स चाहिए, तो उसने ऐसा लिखा कि ये अच्छे दिन नहीं है, ये 9 कच्छे दिन है। जैन दिगंबर मुनि जो वस्त्र धारण नहीं करते तो वो 9 कच्छे दिन है, ऐसा। तो स्वाभाविक है इसमें जैन समुदाय की भावनाएं आहत होगी, तो फिर काफ़ी हंगामा हुआ, एफआईआर भी दर्ज हुई अलग अलग जगह, और उसको बिजनेस में भी इसकी शायद कोई असर आई होगी। जो भी फिल्मों में काम मिलता हो, बॉयकॉट हो, या जो जैन कम्युनिटी के फाइनेंसर हो वो फिल्म प्रोड्यूसर को बोले कि इसको ज़रा आप बताइए। अल्टीमेटली ये टू रिपीटेडली अपोलोजाइज टू द जैन मुनि। तो इसमें क्या समझना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो एग्जाम्पल देते हैं, जो सार्केज़म कटाक्ष करते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे किसी की भावना आहत हो, खासकर जब आप एक पब्लिक फिगर है, बिजनेसमैन, आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में उसको फाइनेंशियल और कैरियर इम्प्लीकेशन हो सकती है। अब ये तो हो गया, ये तो पुराना मामला है, वापस चर्चा में क्योंकि वापस फिर से जैन समुदाय की भावना आ, तो ऐसा कुछ बयान टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा ने किया। आपको याद हो तो कुछ महीने पहले हमने कुछ केस स्टडी देखे थे कि कैसे गुजरात में ये राजकोट, बड़ौदा, सूरत, अहमदाबाद में नॉन वेज फूड स्टॉल को हटाया जा रहा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। फिर बाद में वो मामला हाईकोर्ट में गया और उसको रोका गया वगैरह जो भी। तो इसमें इसने लोकसभा में बयान ऐसा दिया महुआ मोइत्रा ने कि गुजरात बीजेपी सरकार को डर लगता है कि जैन लड़के छिप छिप कर ये मांसाहारी नॉनवेज फूड खाने के लिए जाएंगे, इसलिए वो ऐसे मांसाहारी जो भी दुकान है नॉनवेज फूड स्टॉल उसको गुजरात के शहरों से हटाया जा रहा है। अब उसको पूरी बात करनी थी तो उसमें वो ये तो एंगल बता सकती थी कि कैसे नॉनवेज फूड स्टॉल ओनर्स का भी जो आजीविका, लाइवलीहुड, राइट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन है उस पर असर हो रहा है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फंडामेंटल राइट टू बिजनेस प्रोफेशन है उस पर असर हो रहा है। लेकिन उसकी जगह ये कि जैन लड़के छिप छिप कर नॉनवेज खाना चाहें तो वो उससे डर लगता है इनको, इसलिए बंद करवा रहे हैं, ये सब बोल के वापस से कंट्रोवर्सी खड़ी की। अब उसके खिलाफ सब एफआईआर रजिस्टर होने की बात चल रही है, सब माफ़ी मंगवाना चाहते हैं। अगेन फ्रॉम इवन पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल लीडर की हमेशा क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वोटर्स उसको वोट दे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है इलेक्शन फंडिंग में पैसा दे, तो उस हिसाब से ऐसे सब लोगों को ऑफेंड करने की अननेसेसरी एग्जाम्पल एंड अननेसेसरी सार्केज्म शुड बी अवॉइडेड। एथिक्स में तीसरा मुद्दा लीडरशिप में ओवर सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण अच्छी बात है लेकिन अति केंद्रीकरण अच्छी बात नहीं है। डेलीगेशन इज रिक्वायर्ड, ग्रास रूट लेवल पर भी लीडरशिप डेवलप हो, इट इज़ रिक्वायर्ड। अब वो पुराना किस्सा ऐसा कि दिल्ली में कई बार कांग्रेस सरकार जीतती थी और उनका सीएम शीला दीक्षित को ही बनना होता था, लेकिन हर बार वो उसका नाम चुनाव से पहले इलेक्शन कैंडिडेट के रूप में नहीं बताते थे। इलेक्शन होगा फिर हमारा हाईकमांड डिसाइड करेगा, फिर ऐसा करके मतलब कि वो शीला दीक्षित छोटी लीडर है और ऊपर जो उनके नेहरू गांधी परिवार है वो बड़ा लीडर है, ऐसा दिखाने की जो पूरी कोशिश रहती थी। एज अ रिजल्ट क्या होता था, जो लेजिस्लेटर थे असल में तो जो विधानसभा के विधायक चुन के आए हैं उन्होंने अपना जो मेजोरिटी पार्टी है उसके लेजिस्लेटर तय करे हमारा ये सीएम बनने वाला है, उसकी जगह की हाई कमांड इज द अल्टीमेट सुप्रीम बॉडी, जिसके चलते स्टेट लीडर्स की क्रेडिबिलिटी और उनका जो भी मोटिवेशन वो हमेशा कम होता रहे
कि जैसे सीएम तो हाई कमांड का पॉपेट है वगैरह वगैरह के चलते वो जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो दरबारदारी ज़्यादा करे और इनिशिएटिव ले नहीं पाए। फिर तो दिल्ली में उनकी सरकार चली गई। अभी उन सब से सबक लेते हुए कि इतना ओवर सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए और दूसरे ग्रास रूट लीडर्स को भी डेवलप होने देना चाहिए, तो राहुल गांधी ने इस बार पंजाब इलेक्शन से पहले कहा है कि चन्नी हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। सीधा सीधा अगर आप उसको एग्जाम्पल देने की नौबत ना भी है तो भी इनडायरेक्टली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या भारत के अंदर सब पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, तो ये भी इसका एक एंगल है कि जहाँ पर इलेक्शन से पहले सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया गया कि नहीं। न्यूज़पेपर कॉलम्स, कॉलम में कुछ खास जानने लायक नहीं था। एक तो बजट अच्छा है या बुरा वो हम अब पहले देख चुके हैं हम लोग। फिर मैरिटल रेप वाले जो केस चल रहा है उसके भी मामले की सब आर्ग्यूमेंट हम देख चुके हैं। रशिया और अमेरिका के बारे में सी राजा मोहन ने कॉलम लिखा था लेकिन कुछ खास नया जानने के लिए मज़ेदार नहीं था। उसी तरह फिर एक्सप्लेन सीरीज जो चली, एक तो वो कर्नाटक कॉलेज में हिजाब क्या है वो नियम, वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पूरी एक्सप्लेन सीरीज। अभी ये 2 3 5 बार रिपीट करता रहे तो हम हर बार देखने नहीं बैठेंगे। कुछ एक मलयालम टीवी चैनल है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, उस पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, भाई कुछ काम का नहीं, कोई बड़ी चीज़ हो तो करे, हर छोटा चीज़ कर देखने नहीं बैठ सकते। पुराने पेपर देख भी लिया करो। ऑफकोर्स हर जगह आप मारपीट के घुसेड़ सकते हैं कि ये तो फ्रीडम ऑफ राइट एंड जर्नलिज्म, बट व्हेन वी ऑलरेडी हैव सफिशिएंट पॉइंट्स तो क्यों हर जगह पढ़ के दिमाग खराब करना है। पॉलिटी में फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में एक चुनौती क्या है, केंद्र सरकार कहती है हर जगह मेडिकल कॉलेज का एडमिशन नीट एग्जाम से हो, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि नहीं वो सब इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई बोर्ड वालों को मदद करता है, गरीब बच्चों का नीट में स्कोर अच्छा नहीं आता वगैरह वगैरह। तभी उसमें कुल मिलाकर बात ये हुई कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने नीट विरोधी कानून पास करवाया जिसमें ऐसा है कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नीट स्कोर इज़ नॉट कंपलसरी। अब विधानसभा में वो पास हो गया तो गवर्नर के पास गया तो गवर्नर ने वापस भेज दिया कि नहीं ये तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए नीट एग्ज़ाम होना वो ज़रूरी है, इसको हटाना अच्छी बात नहीं होगी। अब तमिलनाडु विधानसभा ने वापस से वही वाली बिल को फिर पास किया और फिर गवर्नर को भेजा। अभी आगे गवर्नर उसको प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करेंगे ऐसा कुछ। इसमें और भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल होंगे, हम खुद से पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि ये आने वाले कुछ दिनों में या तो एक्सप्लेन सीरीज आएगी नहीं तो कोई कॉलम आएगा तो उस वक्त देख लेंगे। इलेक्शन, पॉलिटी इलेक्शन में क्या है, हर चुनाव से पहले ये सब जर्नलिस्ट एंड सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट मतलब जो चुनाव का विशेषज्ञ है कि इतना परसेंटेज वोट शेयर इसका ये कटा और इसका ये जीतेगा वगैरह। अब इधर भी लंबी चौड़ी कॉलम में बात ऐसी थी कि ये सब लोग क्या एग्जिट पोल, चुनावी सर्वेक्षण जारी कर सकते हैं, यस इट इज़ देयर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मौलिक अधिकार है भाषा और अभिव्यक्ति का, लेकिन इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना ज़रूरी है। इस पर कुछ सीमाएं क्यों ज़रूरी है, वरना वो पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर पक्षपाती किस्म का सब एग्जिट पोल दिखाना शुरू करे कि सपोज ये वाले स्टेट में ये वाली पॉलिटिकल पार्टी ही जीतने वाली है तो दूसरी पार्टी के जो सपोर्टर्स होंगे उनको लगेगा कि हमारी पार्टी तो जीतने नहीं वाली, तो हम क्यों कोरोना में जाएं और वोट दें या क्यों अपनी छुट्टी बिगाड़े, घर पे देखते हैं टीवी। तो एज अ रिजल्ट भले उस पार्टी के जीतने की चांस हो लेकिन उसके वोटर वोट देने ही नहीं जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा हमारी पार्टी जीतने वाली नहीं तो क्यों दिन खराब करना है। एज अ रिजल्ट इट विल हार्म द डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसलिए इंडियन पिनल कोड में भी ऐसी चीज़ों के खिलाफ प्रावधान है और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसमें भी इसके खिलाफ प्रावधान है। अब उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन चुनाव के कुछ दिन पहले एग्जिट पोल पे प्रतिबंध लगा देता है कि आप नहीं दिखा सकते, लेकिन बाकी सब देशों में जितना स्ट्रिक्ट कानून है, जितने स्ट्रिक्ट प्रोविजन है कि एग्जिट पोल जो कर रहा है उसने डिक्लेयर करना होगा सैम्पल साइज क्या था, इसको किस किस आदमी ने कितना पैसा फंडिंग में दिया है वगैरह, वो सब पे और क्लैरिटी ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस और सोशल मीडिया में एक और चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, वो अलग अलग जर्नलिस्ट जो दिल्ली एनसीआर रीजन में रहते हो और जिनका लंबा चौड़ा वर्क एक्सपीरियंस हो उनको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी एक्रीडिएटेड जर्नलिस्ट ऐसा कार्ड देते हैं। ये कार्ड के अलग अलग फ़ायदे होते हैं कि वीआईपी एंट्री हो, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आने वाला तो उसको जल्दी से उसमें जाने दिया जाए, प्रेस कवरेज करने दिया जाए। फिर ऐसा पीआईबी एक्रीडेट जर्नलिस्ट अगर कोई मंत्रालय में जाता है तो आप जब भी मिनिस्ट्री में जाएंगे आपने रजिस्टर में लिखना होगा क्या काम से आए हो, किसको मिलना है वगैरह, इसने वो सब नहीं लिखना होगा।
क्योंकि ताकि अगर वो कोई न्यूज़ रिपोर्ट करने जा रहा है जहाँ पर उसके इन्फॉर्मेंट की आइडेंटिटी उसको छुपानी हो तो वो छुपा सके। तीसरा, उसको फ़ायदा मिलता है कि गवर्नमेंट की कुछ हेल्थ स्कीम है और रेलवे के उसको मुफ्त में पास मिले, डिस्काउंट में टिकट मिले वगैरह। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या हुई, ये आईबी मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम बनाए हैं कि ये वाला पीआईबी एक्रीडेटेड स्टेटस आईडी कार्ड हम वापस ले लेंगे अगर ये जर्नलिस्ट कोई ऐसा काम करता है जिससे पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी या किसी का डेफोमेशन हो रहा हो तो कार्ड वापस ले लेंगे। तो इसमें कंट्रोवर्सी ये चल रहा है कि दीज आर वेग टर्म्स, कि किसी की मानहानि करता है तो कार्ड वापस ले लेंगे। अब वो किसी धर्मगुरु या नेता के बारे में कुछ लिख दे और वो वाली पार्टी आगे जाके कोर्ट में केस करे तो आप कौन से स्टेज पे इसका कार्ड हटा देंगे? या फिर कि शालीनता और नैतिकता के खिलाफ वो व्यवहार करता है, अब उस हिसाब से कुछ मुद्दों पर वो धर्म और संस्कृति के बारे में कुछ लिख बोल दे और उसका कार्ड रद्द कर दिया जाए, तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे खतरा। अब ये भी क्या हुआ, एक आध दो लाइन का मुद्दा है और वो भी सीधा तो कोई प्रश्न मुश्किल ही दिखता है कि मीन्स में आपको पूछेंगे व्हाट आर द क्रिटिकली एग्जामाइन हाउ दिस पीआईबी एक्रीडेट स्टेटस न्यू रूल्स आर हार्मिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। यूजुअली ऐसा सब प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं, कुछ कुछ बार पूछते हैं जैसे कि वो नेशनल वीमेन कमीशन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है उसके बारे में चर्चा करो, या ये नए एनवायरनमेंट के जो नियम बने उसमें क्या चिंता का विषय है। लेकिन वो तो बड़े बड़े मुद्दे हैं, वीमेन, एनवायरनमेंट, माइनॉरिटीज़। ये तो अभी जर्नलिस्ट को फ्री में पास मिले, सस्ते में ट्रेन की टिकट मिलेगी कि नहीं, ये तो कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच में फिर त्रिपुरा में कुछ दंगे हुए, ऐसी सब सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट लोग डाल रहे थे, उस पर पुलिस नोटिस भेज रही थी। वो सब लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर त्रिपुरा पुलिस लोगों को परेशान करना बंद करे वरना हम एक्शन लेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस, अब उसमें रशिया और चीन के रिश्ते, अब कुल मिलाकर बातें ऐसी थी कि रशिया का जीडीपी चीन के सामने हार्डली 1/10, 10वें हिस्से का है। लेकिन फिर भी रशिया तो अपने आप को सुपर पावर मानता है क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होने से पहले वो सुपर पावर था। अब दोनों को आपस में एक दूसरे की मदद चाहिए और रशिया को ज़्यादा चाहिए कि ये यूक्रेन में धमाल और युद्ध हो जाए तो मेरी मदद करना। लेकिन चीन की सब मांग ऐसी है कि तुम्हारे जितने ऑयल और गैस पाइपलाइन है उसका सब हमको कमर्शियल राइट्स दे दो। रशिया को वो पसंद नहीं क्योंकि उसे वो यूरोप में ऑयल गैस एक्सपोर्ट करके ज़्यादा पैसा मिलता है, चाइना में एक्सपोर्ट करेगा कम पैसा मिलेगा। एट द सेम टाइम चीन भी ये नहीं चाहता कि यूक्रेन में युद्ध हो, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध होगा तो भारत, चीन, इन सब लोगों ने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देने होंगे, किसी ना किसी का सपोर्ट करने की मांग या नौबत आए। चाइना को परेशानी ये होगी कि वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते, कि हमारी चीज़ों पर आप कम टैक्स लगाए, आपकी चीज़ों पर हम कम टैक्स लगाएं, वो सब डील कर रहा है। अब अचानक से युद्ध हो जाए, रशिया की सपोर्ट में उसने मिलिट्री भेजनी पड़े तो वो सारी ट्रेड डील में नुकसान हो जाएगा। और आगे हमने एक और वो राजा मोहन की कॉलम देखी थी, जियो इकोनॉमिक्स। आजकल जो लड़ाइयाँ होती हैं उसमें मिलिट्री से ज़्यादा इकोनॉमिक एंगल वो मायने रखते हैं। फिर इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस, और उसमें मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है इंडियन डायस्पोरा रिलेटेड इश्यूज। अभी डायस्पोरा में बात ऐसी है, अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी में कोई विद्यार्थी या प्रोफेसर पर कोई उसे परेशान कर रहा है, उसे हैरास कर रहा है, बुली कर रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है, यहूदी है, ऐसा। इन दैट केस वो जो भी प्रोफेसर या स्टूडेंट कंप्लेन करे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को तो सामने वाली पार्टी को सख्त सज़ा मिलती है कि उसको कॉलेज से निकाल दिया जाए, उसका प्रमोशन रद्द कर दिया जाए, उसको सैलरी काट दी जाए वगैरह। तो ऐसी जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में सब लिस्ट होगी कि सेक्स, रेस, रिलीजन, उसमें एक और चीज़ को जोड़ा गया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो प्रोहिबिटेड, जाति आधारित भी भेदभाव नहीं हो सकता। अब उसमें भारतीय अमेरिकी हिंदू समाज को नाराजगी है। उनका ये कहना है अमेरिका में जो लोग रहते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया के लोग भी तो प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं, और उनका अगर झगड़ा हो तो वो इसलिए नहीं होगा कि वो इंडिया या पाकिस्तान का है, वो झगड़ा इसलिए होगा कि उसको बिजनेस में कुछ राइवलरी है, शत्रु है। अब उसी तरह भारत के ही लोग अमेरिका में रहते हो, आपस में कोई प्रोफेसर या स्टूडेंट की आपस में बन नहीं रही है तो वो व्यक्तिगत कारणों से भी तो झगड़ा हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फिर जो पार्टी जीत नहीं पा रही है वो ऐसी कंप्लेन करे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित किस्म का उसे कंप्लेन किया जाए और सामने वाली पार्टी को सपोज ऑर्डिनरी एनिमोसिटी के हिसाब से सामान्य सज़ा मिलती, लेकिन नहीं तुमने तो कास्ट, वो उस कास्ट का इसलिए डिस्क्रिमिनेट किया तो ज़्यादा बड़ी सज़ा मिले, तो वो सब मतलब सौहार्द को कम करेगा, ऐसी सब बात चली।
सो दीज आर ऑल्सो सम इश्यूज अफेक्टिंग द डायस्पोरा। और सामने और भी एंगल आप देख सकते हैं मेंस पेपर 1 में, वो पॉलिटी एंड कास्टिज्म एंड कि जो भारत में है वही झगड़े क्या उधर तक पहुंच जाते हैं, या इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि जहाँ पर भारतीय पॉलिटिकल इश्यूज वो भी परकोलेट होकर डायस्पोरा तक पहुंच जाते हैं। इकोनॉमी में ईपीएफओ की मीटिंग होगी तो उसको मीटिंग होने दो, ब्याज दर बना दे दो, फिर करेंगे, अपनी एग्जाम कल सुबह नहीं है। सोलर टैरिफ पुलिंग, मित्रों हर एक टेक्निकल चीज़ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सोलर की जहाँ तक बात है तो ग्लासगो में हमने क्या कमिटमेंट दिया, या वो सब ग्रीन ग्रिड्स वाला इनिशिएटिव, वन नेशन, पूरे विश्व में सब ग्रिड को जोड़ा जाए, या नए बजट में सोलर पावर का क्या टारगेट रखा गया, 230 गीगावाट था या 280, वो सब पता होना चाहिए। अब हर एक छोटी टेक्निकल रूल्स कि अच्छा उसने बिजली बनाई और वो डिस्कॉम को बेचेगा तो थर्मल पावर का क्या पावर होगा और इसका क्या, हर चीज़ एक हद से ज़्यादा पढ़ने का फ़ायदा नहीं। लीडरशिप में एक और भी कुछ चीज़ थी, माफ़ी। माफ़ी किसने मांगी? ऑस्ट्रेलिया के सब सांसदों ने माफ़ी मांगी कि पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो महिला कर्मचारी थे उसका यौन शोषण हो रहा था, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अब्यूज़, हम रोक नहीं पाए तो माफ़ी मांगते हैं। दूसरी माफ़ी मांगी भूतपूर्व पॉप बेनिडिक्ट ने कि जब मैं पॉप था और ये सब सेक्स अब्यूज़ के केस कुछ पादरियों के खिलाफ हुए थे और मैंने स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया, ऐसी जो जब बातें आई तो उसके लिए उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि और सख्ती से मुझे काम करना चाहिए था। फिर पर्सन इन न्यूज़ एंड अवार्ड में ये ऑस्कर नॉमिनेशन में कौन गया, और फिर महाभारत में भीम का देहांत हुआ, महाभारत टीवी सीरियल के भीम प्रवीण कुमार शोभती। फिर उसी तरह अपॉइंटमेंट और आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीता, तो भारत जीता है। और जीपीएससी के लिए की आईटी पॉलिसी। तो ये थे आज के समाचार, सी यू नेक्स्ट टाइम।